स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 4 थर्मल प्रॉपर्टी का। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन हमने क्लास में करवाए हैं उसको करेंगे। पहला क्वेश्चन है वाई एडवाइजेबल टू अलाउ टेलीफोन लाइन सैग। सैग मतलब लटकाना, ऐसे लटकना चाहिए। व्हेन स्टिंगिंग देम बिटवीन पोल्स इन समर, अगर गर्मी का महीना है और दो पोल के बीच में वायर को ऐसे बांध रहे हैं तो बोल रहा है कि क्यों इसको थोड़ा सा लटका दिया जाता है। तो इसलिए लटका दिया जाता है, जब समर होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो लेंथ बढ़ी रहती है, मतलब एक्सपांसन हुआ रहता है। इसीलिए लटका दिया जाता है कि अगर फिर जब विंटर आएगा टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ कम होगी। लेंथ कम होने पर वायर टूटे ना। अगर समर में इसको हम बना रहे हैं और लटकाए ना, एकदम स्ट्रेट रखें, तो विंटर में ये टूट जाएगी, ऐसे ऐसे टूट जाएगी वायर, ऐसे टूट जाएगी। इसीलिए जब विंटर में कंप्रेशन होगा तो इसीलिए वायर टूटे ना, इसीलिए उसको ऐसा किया जाता है, मतलब थोड़ा सा लटका के समय बांधा जाता है। ये ट्रेन की पटरी जैसा केस है। अगर ठंडी में ट्रेन की पटरी बनाते हैं तो उसमें गैप कम देते हैं। ठंडी में ट्रेन की पटरी बनाते हैं, गर्मी में ट्रेन की पटरी बनाते हैं। जैसे दो ट्रेन है, ट्रेन की पटरी है, तो जो ट्रेन की पटरी के बीच में गैप है वो जब समर में बनाते हैं तो कम रहता है, लेकिन अगर विंटर में बनाते हैं तो ज़्यादा गैप देते हैं ट्रेन की पटरी के बीच में, ताकि जब समर आए तो एक्सपांड करे और उसकी लाइन ट्रेन पलटी ना हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक मीटर स्केल है, एक रॉड है, ऐसे एक रॉड है, उसको नाप रहा है जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब बोल रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये रॉड को कैसे नापेगा, उसके ट्रू वैल्यू से ज़्यादा मापेगा या ट्रू वैल्यू से कम। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ये टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है और अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये जो फैल जाएगा, ये वाली चीज़ जो है और दूर चली जाएगी। तो रॉड को वो 3 यहाँ पर है तो 2.6 के अराउंड ही वो मेज़र करेगा, जो कि उसके ट्रू वैल्यू से कम वैल्यू है। तो इसका आंसर आ जाएगा लेस देन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे इसमें कैसे आंसर निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं कि जो ट्रू वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू होती है किसके, एपरेंट वैल्यू की। अब ये वाली एपरेंट वैल्यू है, 2.6 की एपरेंट वैल्यू है। एपरेंट वैल्यू प्लस क्या कर देते हैं, जो भी इसमें लेंथ में चेंज हुआ है, इसके लेंथ में जितना इंक्रीज़ आया है टेम्परेचर बढ़ाने से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये पिछले वाला क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन किया उसी क्वेश्चन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, सिंपल एकदम। न्यूमेरिकल कुछ खास नहीं है, हमको बताना है कि जब 10 डिग्री पर लेंथ एकदम प्रॉपर मेज़र करता है 60 सेंटीमीटर, तो जब टेम्परेचर 30 हो गया और थर्मल कोफिशिएंट लीनियर दे दिया तो बता रहा है कि लेंथ स्टिक सेंटीमीटर में कितना होगी। तो सिंपल सी बात है, इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे। करेक्ट लेंथ पूछ रहा है, करेक्ट लेंथ। तो ट्रू वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है अपनी एपरेंट वैल्यू प्लस डेल्टा एल। ठीक, इसको ऐसे निकालेंगे। पहले हम डेल्टा एल निकाल लेते हैं, ठीक, फिर उसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, पहले डेल्टा एल निकालते हैं। डेल्टा एल क्या होता है, एल अल्फ़ा डेल्टा थीटा। एल मेरा यहाँ पर कितना है 60, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 10⁻², 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵, और टेम्परेचर में चेंज कितने का हो रहा है, 10 से 30, मतलब 20 का चेंज हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 40 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। अब -5 1 0 2 0, तो ये -5 -3 बन जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 6 48, ये आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। ये आ गई क्या, ये आ गई मेरी डेल्टा एल की वैल्यू। कैसे, जो इसमें डेल्टा एल की वैल्यू ही कैसे आई, पहले वो बताओ मुझे। अल्फ़ा डेल्टा टी होता है, ये होती है चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई एल होती है। तो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है हमने। ये 20 दूना 40, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 4 छके 24 हो जाएगा। तो 4 छंग 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। तो ये मेरी आ गई डेल्टा एल की वैल्यू। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0.024। ठीक, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब एपरेंट वैल्यू क्या है, मुझे ट्रू वैल्यू निकालनी है, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है 60, और जो उसमें इंक्रीज़ हो रहा है वो कितना है 0.024,
अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 60.024। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन सेकंड है, इसलिए सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ट्रू वैल्यू को जोड़ देते हैं, ट्रू वैल्यू को जोड़ देते हैं, ये ट्रू वैल्यू है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन अ सब्सटेंस। टेम्परेचर इज मेजर, ये ट्रू है या फॉल्स है? टेम्परेचर से हम टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? जैसे मान लो एक ये थर्मस है, इसमें 1 लीटर पानी है, दूसरा थर्मस है, इसमें 2 लीटर पानी है। दोनों का टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है। तो क्या दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? गलत। इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मास दोगुना है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, इसलिए ये 2m डायरेक्ट हम कह सकते हैं, ये m कह सकते हैं। तो इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी पर मॉलिक्यूल, लेकिन टोटल क्वेश्चन में टोटल बोल दिया, तो इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो सीधा टेम्परेचर से हम नहीं बता सकते कि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ऑल्दो सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज गिवन टू बोथ कंटेनर, टेम्परेचर इंक्रीजेस मोर इन स्मॉलर कंटेनर। देखो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। जितना ये मास जो है, मास टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कांस्टेंट है और सेम है तो दोनों ही सेम लिक्विड है, तो स्पेसिफिक हीट सेम होगी। और सेम क्वांटिटी की हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जिसका मास ज़्यादा उसकी टेम्परेचर कम, जिसकी टेम्परेचर कम उसका मास ज़्यादा। तो इसका मास कम है तो इसकी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगी और इसकी टेम्परेचर इसीलिए कम हो जाएगी। इसीलिए क्या बोल दिया? टेम्परेचर इंक्रीज मोर इन स्मॉलर। क्यों इसमें ज़्यादा हो? क्योंकि इसकी मास कम है। जब मास कम है, जैसे इसका ये कोई एग्जांपल लिया, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, सर ने यही एग्जांपल दिया था, 50 बच्चों में 100 रुपये बांटेंगे तो हर एक बच्चे के पास 2 रुपये आएगा। लेकिन अगर उसी क्लास में 100 बच्चे हैं और उसमें 100 रुपये बांटना है तो सबके पास 1 ही रुपया आएगा। तो जब बच्चे कम होंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा एक एक को, जब बच्चे ज़्यादा है तो कम पैसा मिलेगा। तो वैसे ही जब मास कम है तो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा जिसका टोटल मास कम है। ये क्वेश्चन है, ये बोट नहीं, ये हॉट है। ये क्वेश्चन है कि जब हम फ्रिज में से, मान लो एक फ्रिज है, उसमें सैंडविच रखे हैं और वाटरमेलन रखे हैं। वाटरमेलन में कितना परसेंट होता है वाटर, कोई बता सकता है? प्लांट ग्रोथ जो चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें है आई थिंक 90% वाटर होता है। और 3,50,000 पर सेकंड से डिवाइड भी करता है। ये पीजीआर का क्वेश्चन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो बायो का चैप्टर है। हमारे से बायो पढ़े नहीं, तुमको नहीं पता, मुझे तो पता है ना। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया है? वाटरमेलन स्टे कूल लॉन्गर टाइम, और सैंडविच जल्दी ठंडा हो जाता है। मतलब जब फ्रिज में दोनों एक टाइम पे रखा गया है, 1 घंटे के लिए मान लो, तो जब दोनों को बाहर निकालते हैं तो क्यों वाटरमेलन ज़्यादा टाइम तक ठंडा रहता है और जो सैंडविच है वो जल्दी गर्म हो जाता है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर ज़्यादा है, वाटरमेलन के अंदर, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और सैंडविच की उससे कम ही होगी, एस। तो जी देखो, जिसका एस ज़्यादा उसकी क्षमता ज़्यादा, क्षमता सीधा कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा, वो आसानी से ठंडा भी नहीं होगा, वो आसानी से गर्म भी नहीं होगा। लेकिन जिसका एस कम है वो 2 मिनट में गर्म हो जाएगा और 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, 1 मिनट में गुस्सा हो जाते हैं, एकदम गुस्सा, फिर 1 मिनट में नॉर्मल। और कुछ लोग हैं कि जल्दी गुस्सा नहीं होते, लेकिन जब गुस्सा होते हैं तो बहुत हाई लेवल का गुस्सा होते हैं, तो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट वाटरमेलन का ज़्यादा होगा, इसीलिए वह धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे गर्म होगा जब फ्रिज में है। जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है वो हमेशा धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? बिकॉज ऑफ वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट ट्रांसपेरेंट, इट टेक मोर एनर्जी टू वार्म द वाटर। देखो, एक तालाब है, बगल में ज़मीन है और ये तालाब है। तो बोल रहा है कि तालाब का टेम्परेचर 20 डिग्री ही हुआ, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री हो गया। क्यों? तालाब में क्या है? पानी। पानी की स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम कितनी होती है? 1। आप याद रख लो, अगले आगे क्वेश्चन में भी काम आएगी स्पेसिफिक हीट। क्या क्या काम आएगी? देखो, जो एस है वो, इसकी वैल्यू 1 होती है वाटर के लिए सीजीएस यूनिट में, जो मोस्टली यूज़ होती है, और हाफ होती है आइस के लिए। ठीक। हाँ। हाँ, और एल, एल लेटेंट हीट, ये 80 होती है वाटर के लिए और 540 होती है स्ट्रीम के लिए।
ये आइस के लिए हाफ होती है और वाटर के लिए हाफ होती है। ठीक, आगे चलते हैं हम। क्या बोल रहा है कि देखो, जब इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो ये धीरे धीरे गर्म होगा, लेकिन इसकी स्पेसिफिक हीट इससे कम है तो ये जल्दी से टेम्परेचर 25 डिग्री कर लेगा। और ये सीधा इसमें किरण इसमें सीधा जा रही है तो ये ज़्यादा हीट खाएगा तब अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, ये कम हीट में ही अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा। बस यही बात हो गई कि ये जो गुस्सा धीरे धीरे होते हैं, ये गुस्सा जो 2 मिनट में हो जाते हैं, तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए इट टेक मोर एनर्जी टू वार्म वाटर। इसको ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना पड़ेगा, तब जाके ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? सपोज अप्लाई फ्लेम 1 लीटर वाटर सर्टन टाइम, मेजर 2 डिग्री टेम्परेचर, इफ अप्लाई सेम फ्लेम सेम टाइम टू 2 लीटर। देखो, क्वेश्चन है कि अगर ये 1 लीटर का है, इसमें मैं कुछ फ्लेम दे रहा हूँ, आग लगा रहा हूँ, मतलब मैं आग लगा रहा हूँ, तो ये अपना टेम्परेचर 2 डिग्री से इंक्रीज़ करता है। तो अगर मैं 2 लीटर पानी ले लूँ या जो भी लिया है लिक्विड, तो ये अपना टेम्परेचर कितने से इंक्रीज़ करेगा? तो हमको छोटा सा रिलेशन पता है क्या? Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू मास आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 के जी मास है, यहाँ पर 2 kg है। ठीक, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये थीटा है, चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा, अगर ये इक्वल है और ये सेम लिक्विड है और सेम टाइम के लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन बताया है कि हीट सेम है, ये भी बताया है कि वाटर है, तो दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम होगी 1। तो जिसका मास ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम, जिसका टेम्परेचर कम उसका मास ज़्यादा। तो पहले वाले केस में मास एक 1 केजी था, तो वो टेम्परेचर 2 बढ़ाया। अब मास को मैंने आधा कर दिया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? यदि मास को मैंने आधा कर दिया, जब मास को आधा कर दिया तो टेम्परेचर वो अपना 1 डिग्री बढ़ाएगा। तो इसको कम करेंगे, इसको कम करेंगे तो क्या होगा? दूसरा वाला बढ़ जाएगा। 1 सेकेंड, मास को 2 गुना किया है, मास को डबल किया है भाई, इसको कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा ना, इसको अगर बढ़ा देंगे तो ये कम हो जाएगा। तो ये जो 2 डिग्री से बढ़ा था वो दूसरे वाले में सिर्फ 1 डिग्री से बढ़ेगा। कितने से? 1 डिग्री से। तो इसका आंसर इसलिए आ जाएगा क्या? ये वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेट ऑफ हीट सप्लाई इज सेम फॉर बोथ द लिक्विड सम टाइम TA, देन देयर स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑल्सो सेम। देखो, सिर्फ यहाँ पर भी वही लगेगा, जो डेल्टा टी है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड सेम है, तो डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट के कैसे रिलेशन है? Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी, इसका भी रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका स्पेसिफिक हीट कम, तो TA का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसीलिए SA का स्पेसिफिक हीट कम हो जाएगा और SB का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो जाएगा। ये होगा रिलेशन। तो ये कौन से ऑप्शन में है? SB ग्रेटर देन S1, ये वाले ऑप्शन में है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन अच्छा क्यों है? देखो, अब टाइम, टेम्परेचर और टाइम का रिलेशन है। जो टीवी है वो अपना जो टेम्परेचर है वो कम टाइम में गिरा रहा है, मतलब जल्दी जल्दी से लूज़ कर रहा है। जो टीए है वो अपना टेम्परेचर धीरे धीरे लूज़ कर रहा है। तो जो धीरे टेम्परेचर लूज़ करे या धीरे टेम्परेचर बढ़ाए या कम करे, चाहे वो धीरे इंक्रीज़ करे चाहे वो धीरे डिक्रीज़ करे, तो उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। और जो जल्दी लूज़ करे या जल्दी बढ़ाए, जल्दी अपना टेम्परेचर कम करे या टेम्परेचर बढ़ाए, उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा SA इज़ ग्रेटर देन SB। ये वाला ऑप्शन कर दो, SA इज़ ग्रेटर देन SB। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? इसको सिंपल ही करेंगे ऐसे। क्यू क्या होता है? क्यू क्वेश्चन है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर, जिसका एक का रेडियस R है, दूसरे का रेडियस R2 है, जो कि 1.5 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स ऑफ R1 है, थ्रू टेम्परेचर 1 डिग्री। टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ रहा है, तो बताओ, तो R1 R2 का रेशियो बताओ। तो DQ क्या होता है? MS डेल्टा टी। दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ रहा है, मान लो इसको मैं 1 मान ले, सेम हीट दिया ना, तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अच्छा इसी का रेशियो पूछा है, DQ/DQ2, तो ये M1 हो गया। देखो M है, इसमें रेडियस दिया है, तो हम क्या करेंगे? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग मास को रिप्लेस करके डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रखेंगे। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3
पाई आर क्यूब, ये होती है स्फीयर की वॉल्यूम। हम लोग इसको इसमें पुट करेंगे कैसे, ऐसे पुट करेंगे डी Q1 अपॉन डी Q2 इज इक्वल टू एम की जगह पर वॉल्यूम, एम की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एक का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर, R1 डेढ़ टाइम्स है R2 का, तो मैं R1 में रख रहा हूँ तो मैं सीधा मल्टीप्लाई बाई पाई, R की वैल्यू कितनी है 1/5, 1/5 को R1 की वैल्यू 1.5 को 3/2 लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकते भाई, 3/2 का होल क्यूब। ठीक, यहाँ तक ठीक है। मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर कितने से रेज हो रहा है 1 से, स्पेसिफिक हीट मान लिया मैंने S है, फिर इसको डिवाइड कर दो, एक डेंसिटी, फिर 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई। अब यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, यहाँ पे R की वैल्यू 1 होगी, 4/3 पाई R, मतलब इसमें सिर्फ R2 लिख देंगे, R2 स्क्वायर, यहाँ पर ये डेढ़ टाइम्स था R2 का, मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई S, S से S कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये R2 का क्यूब है, R2 का क्यूब है तो R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल। यहाँ पर जो 3/2 है ये R क्यूब होगा, तो R क्यूब से R2 क्यूब कैंसिल, दूसरे वाले से R2 क्यूब कैंसिल, दोनों से कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, सिर्फ यहाँ पर 3/2 का होल क्यूब बचा है, 3/2 का होल क्यूब। 3/2 का होल क्यूब क्या होगा, 3 3 9 3 27 डिवाइड बाई 2 दूनी 4, ये हो जाएगा अपना आंसर। ये आंसर कहाँ है, ये पहला आंसर। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, थर्मल कैपेसिटी बतानी है। थर्मल कैपेसिटी को ही हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है, C इज इक्वल टू MS, S क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री ऑफ यूनिट मास। तो M दे दिया है कितना है 40, S कितना है 0.2, तो 40 दूना 80, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे लगा दो, 8 आ गया, कहीं पे 8 है, अगर 8 होता तो आंख बंद करके नहीं मारना था, ऑप्शन में जूल पर केल्विन है, मतलब SI यूनिट। तो 8 को मल्टीप्लाई कर गए 4.2 से, 8 चौक 32 एक 33.6 आंसर मेरा, जूल पर केल्विन। तो ये मेरा आ गया फोर्थ ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर हीट इज गिवन टू द लिक्विड, एक लिक्विड को अगर हम, एक लिक्विड हीट इज गिवन टू द लिक्विड, इट टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। इसको हम सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से भी कर सकते हैं। क्यों हीट देते हैं तो सिस्टम दो काम करता है, एक अपना टेम्परेचर बढ़ाता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, दूसरा वर्क करता है। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो वो चाहे वर्क करे चाहे टेम्परेचर बढ़ाए। मान लो उसने अपना पहले वर्क कर लिया और वर्क में ही सारी हीट खत्म कर दी, ऐसी कौन सी प्रोसेस है, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इंटरनल एनर्जी हो जाती है, साइक्लिक प्रोसेस होती है, एक और प्रोसेस होती है आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इंटरनल एनर्जी हो जाती है। तो मान लो कि, और फेस चेंज करने में भी हीट यूज़ कर सकता है। तो मैंने मान लिया, अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन अगर आप ड्रॉपर होंगे तो आपको पता होगा, तब आपको समझ रहा होगा। तो ये मे हो सकता है, क्वेश्चन में दिया क्या है, मस्ट है, अगर मस्ट बोल दिया तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया, अगर मे दिया होता तब ये सही हो जाता, क्योंकि हीट वो दो काम में यूज़ कर सकता है, एक फेस ट्रांजिशन में, दूसरा वर्क डन में। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आइस और, कि कौन सी कितने टेम्परेचर पर आइस होगा, कितने टेम्परेचर पर लिक्विड होगा, क्या होगा, ये वो पूरा मतलब एकदम अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो मैं पहले बता देता हूँ, जो आइस होती है, आइस आइस का टेम्परेचर कभी भी 0 से ज़्यादा नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से कम होगा, 0 से कम मतलब -1 -2। दूसरा एक होता है स्टीम, स्टीम का बॉर्डर लाइन है 100, आइस का बॉर्डर लाइन है 0, तो स्टीम या तो 100 पे रहेगी या तो 100 से ज़्यादा पे रहेगी, कभी 100 से नीचे नहीं आ सकती, 99 पे स्टीम नहीं हो सकती। उसी तरह 1 डिग्री पर आइस नहीं हो सकती, -1 पे आइस हो सकती है, 0 पे आइस हो सकती है। उसी तरह स्टीम 99 पे नहीं हो सकती, 101 पे स्टीम हो सकती है, 100 पे स्टीम हो सकती है। तो और जो वाटर है, पानी लिक्विड में, वो 0 डिग्री, 0 से लगा के, 0 डिग्री से लगा के टेम्परेचर ऑफ वाटर 100 के बीच में रहता है, 100 से ऊपर नहीं जा सकता, 0 से नीचे नहीं जा सकता, अगर वो पानी है। तो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उस क्वेश्चन को या तो 0 पे लाएंगे या तो 100 पे ले जाएंगे, क्वेश्चन में जहाँ बोला होगा जो करने के लिए। तो या तो दोनों चीज़ों को 0 पे लाएंगे या तो 100 पे लाएंगे। दो फार्मूले यूज़ होते हैं, कौन कौन से, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, ये होता है जब सेम फेस रहता है, और ये यूज़ होता है
Q इज इक्वल टू ml लेटेंट हीट। L की वैल्यू बताई थी ना आपको CGS यूनिट में, मोस्टली CGS यूज़ होती है, SI भी आपको याद करवा दूंगा। SI के लिए सिर्फ 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.2 जूल से मल्टीप्लाई कर दो, SI यूनिट में आंसर आ जाएगा। बता ही देता हूँ, SI में 4200 होती है और इसका आधा कितना होगा, तो तुम 2100 होती है। किसकी किसकी, ये है वाटर की, ये है आइस की, आइस की, ठीक। तो ये देखो, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जब जब फेस का चेंज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जब चीज़ें सेम फेस पर होगी। MR बाबा का एक ही नारा, सेम फेस हो हमारा। तो अब इसमें सिर्फ सही गलत बताना है आपको कि आइस 0.5 पे आ सकती है क्या, नहीं, क्योंकि 0 के ऊपर नहीं आ सकता। आइस 0 पॉइंट माइनस पे हो सकती है क्या, हो सकती है। आइस 1 पे हो सकती है, नहीं हो सकती। आइस 0 पे हो सकती है, हो सकती है। आइस 10 पे हो सकती है, नहीं। आइस -10 पे हो सकती है, यस। वाटर -2 पे हो सकता है, नहीं, क्योंकि 1 से 100 के बीच में है। वाटर 10 पे हो सकता है, हो सकता है। वाटर 0 पे हाँ, 0.5 पे हाँ, -0.1 पे नहीं, इस पे आइस बन जाएगा। 100 पे हाँ। अब स्टीम 100 पे हो सकती है, 90 पे नहीं, 90 पे पानी बन जाएगी। स्टीम 101 पे हो सकती है, हो सकती है। स्टीम 105 पे हो सकती है, हो सकती है। 99 पे हो सकती है, नहीं। ये हो गया बेसिक कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए कि कब वो आइस में रहेगा, कब वो स्टीम पर रहेगा। अगर चलते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस यही सेम फेस, जब सेम फेस को चेंज करना है ML लगा दो। सेम फेस में अगर हो क्वेश्चन, सेम फेस में हीट निकालनी हो तो ML लगा दो। फेस चेंज करने के लिए, ML लगा दो। सेम फेस में MS डेल्टा T। अब 20 ग्राम वाटर है, 20 ग्राम वाटर फॉल फ्रॉम 80 डिग्री 20 डिग्री, फाइंड द हीट रिलीज बाय वाटर। ये कैसे करेंगे, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है यार। D इज इक्वल टू क्या, एम एस डेल्टा टी। एम कितना है 20, एस कितना है 1, वाटर है ना 1 से 100 के बीच, और डेल्टा टी कितना 80 से 20 जा रहा है तो 60, तो 6 दूनी 12, 1200 कैलोरी आ जाएगा आंसर इसका। अगले चलते हैं। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अगले लेक्चर में भी सर कराएंगे जहाँ तक है। इसको देखते हैं, देखो अब ये आइस -20 पर है, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, -20 से 10 ग्राम आइस को हम लेके आएंगे किस पे, हम 10 ग्राम आइस को लेके आएंगे 0 डिग्री पर। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए फेस चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये आइस ही है, आइस ही है तो सेम फेस में, सेम फेस में तो क्या लगेगा Q1, क्या लगेगा MS डेल्टा T। मास कितना है यहाँ पे, मास है 10 ग्राम। आइस का स्पेसिफिक हीट हाफ होता है, चेंज इन टेम्परेचर 20, 2 से कैंसिल, क्या आ जाएगा 10 धान में 100। तो मेरा जो Q1 है वो 100 आ गया, ठीक। अब Q2 निकालते हैं। अब हम 10 ग्राम आइस को, ये 10 ग्राम है, 9 नहीं है भाई, 10 ग्राम है। 10 ग्राम आइस को हम क्या करेंगे, 10 ग्राम वाटर पर लेके जाएंगे, क्योंकि हमको 10 ग्राम वाटर 50 पे निकालना है आंसर। तो 10 ग्राम आइस को 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम आइस को 0 डिग्री आइस से वाटर पे लेके जाना है। तो आइस से वाटर क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, तो L इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू ML, ठीक। अब M कितना है 10 है, L की वैल्यू 540। आइस में जब चेंज करते हैं तो 500 नहीं, सॉरी 80 होती है, 80, तो ये आ गया 800 कैलोरी, Q2 आ गया। अब हम 10 ग्राम वाटर को कन्वर्ट करेंगे, 10 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री, तो अभी भी वाटर है, अभी भी वाटर है, सेम फेस, सेम फेस था तो क्या लगेगा MS डेल्टा टी, MS डेल्टा टी ही लगेगा ना। तो 10 गुणे 10, एम एस की वैल्यू 1, डेल्टा टी 50, तो ये क्या आ जाएगा 500, Q3 आ जाएगा 500। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 1 9 5 1300, ये 500 है, ये 800 है, 1300 के आसपास आएगा। 8 5 13 1 1400, 1400 आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में भी सेम टू सेम वैसा ही है। 20 ग्राम आइस है -30 पे, उसको लेके जाना है, ये 0 कर दिए हैं सर, 15 ग्राम वाटर पे 0 डिग्री पे। तो आइस को छोड़ दो, आइस तो आइस में ही रहेगी। तो ये वाला क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला करते हैं, कर ही लेते हैं यार जहाँ तक मुझे लगता है। -30 है, -30 से इसको 0 डिग्री पर लेके आओ, सेम फेस है तो MS डेल्टा टी लग जाएगा। तो Q1 इज इक्वल टू M कितना है 20, S कितना है हाफ आइस का, डेल्टा टी कितना है 30, तो 2 से 30 कैंसिल, 15 दूना 30, 300 कैलोरी आ गया पहला वाला। अब ये जो 0 डिग्री है, इसको 0 डिग्री से आइस से वाटर में लेके जाओ 15 ग्राम, कितना
सिर्फ 15 ग्राम वाटर। 15 ग्राम वाटर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आई से ml, m कितना है 15, l कितना है ये 15, l कितना है l 80, 15 अट्ठे 120, तो 1200 हो जाएगा। 1200 यहाँ, 300 यहाँ, कितना हो जाएगा 1500 कैलोरी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 20 ग्राम आइस से 20 ग्राम ऑफ आइस फ्रॉम -20 टू स्ट्रीम ऑफ 100। इसको भी इसी सेम तरीके से करेंगे। देखो 20 माइनस में है तो पहले हम इसको 0 डिग्री आइस पर लेके जाएंगे। तो 0 डिग्री आइस पर लेके जाने के लिए ms डेल्टा टी लगाएंगे। ms डेल्टा टी क्यों? क्योंकि सेम फेस में है। तो मास कितना है 20, s कितना हो जाएगा आइस का हाफ, डेल्टा टी कितना है 20, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 200 कैलोरी। अब ये पहुंच गया है कहाँ? ये 0 डिग्री आइस पे पहुंच गया है। अब फेस को चेंज करो। फेस को चेंज करने के लिए यहाँ से यहाँ 0 डिग्री वाटर बनाओ। वाटर बनाने के लिए क्या करेंगे? ml लगा देंगे। m की वैल्यू 20, l की वैल्यू 80, 8 दूनी 16, 1600 कैलोरी हीट लगी। यहाँ 1600 लग गई। अब क्या करेंगे? अब इससे इसको 100 डिग्री वाटर पर लेके जाएंगे। 100 डिग्री वाटर पर लेके जाने के लिए भी क्या करेंगे? वाटर ही है तो सेम फेस है, सेम फेस है तो ms डेल्टा टी, m कितना है 20, s वाटर का 1, डेल्टा टी 100, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2000। ये 2000 कैलोरी हो गया। अब फेस चेंज करेंगे। कौन से फेस? अब इसको 100 डिग्री स्टीम पर लेके जाएंगे 100 डिग्री वाटर से। तो ml लग जाएगा, m 20, l कितना? स्टीम का l 540 होता है, तो ये आ जाएगा 108.00। ये हो गया 20 ग्राम एट 100 डिग्री स्टीम। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? चारों को जोड़ेंगे तो पहला क्या है? पहला क्या है? पहला प्यार 200 प्लस 1600 प्लस 2000 प्लस 10800, ये आ जाएगा मेरा कुछ 13,800। ये मेरा आ गया टोटल कैलोरी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? सेम वैसे ही है एकदम। इसको 100 ग्राम वेपर पे लेके जाना है। वेपर मतलब स्टीम। तो 10 ग्राम वाटर 100 डिग्री पर है। तो 100 डिग्री से वेपर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ फेस चेंज करना पड़ेगा, और सिर्फ फेस चेंज हो रहा है तो Q = ml लग जाएगा। Q = ml। तो m कितना है 10, l कितना है 540, 540 का क्या हो जाएगा 5400 कैलोरी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के मज़ा आ गया था। करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 ग्राम आइस -20 पर है। 1 ग्राम आइस -20 पर है, तो फिर वो उसका स्लोप बनाया है टाइम के साथ। 1 ग्राम आइस -20 पर है तो उसको 0 डिग्री आइस पर ले जाने के लिए, सेम फेस में ले जाने के लिए ms डेल्टा टी लगाएंगे। ms डेल्टा टी लगा के 10 कैलोरी आ गया। तो यहाँ से यहाँ जाने का जो हीट है वो है 10 कैलोरी। वो क्या है 10 कैलोरी। और 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ जाने का हीट क्या है 80 कैलोरी। फेस चेंज करने का हीट है 80 कैलोरी। लेकिन ट्विस्ट अब है, जो D3 है यहाँ से यहाँ जाने का हीट कितना है? यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो हीट है वो ms डेल्टा टी है। आइस से वाटर बन गया। ऊपर क्वेश्चन इतने सारे करा दिए हैं तो ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मेन गेम है स्लोप वाला। तो एक हो गया मास, एक हो गया स्पेसिफिक हीट, 100 हो गया टेम्परेचर। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए यहाँ पर ये 100 कैलोरी खा रहा है। ठीक, अब ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है? स्लोप बतानी है। स्लोप ऑफ OA = OA, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का रिलेशन बताना है। तो इसकी और इसकी स्लोप का रिलेशन ऐसे आएगा कि Q = ms डेल्टा टी होता है। हाँ होता है। तो जो Q है, तो स्पेसिफिक हीट, अब यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट और इसके बीच से रिलेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक हीट और इसके बीच से जो ये स्लोप है, अब इसको हम T से डिवाइड कर देते हैं। dt से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। लोग मैंने कर दिया। तो ये इसका ग्राफ बना है। तो जो dt / डेल्टा टी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? s के। s क्या है? स्पेसिफिक हीट। मतलब उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा जिसका स्लोप कम होगा। जिसका स्लोप कम होगा उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका स्पेसिफिक हीट कम होगा। तो अब किसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है इसको देखते हैं।
ये सी से ए जाने पर सिर्फ 10 कैलोरी हीट खा रहा है और ये बी से सी जाने पर 100 कैलोरी हीट खा रहा है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे तो कर सकते हैं कि ये ज़्यादा हीट खा रहा है तो इसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा, मतलब BC का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा। एक तरीका ये है, एक दूसरा ये है, ये आइस से 0 डिग्री आइस पे ही जा रहा है, तो आइस का स्पेसिफिक हीट हाफ होता है, हमको पता है, और वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है। ये वाटर 0 से 100 पे जा रहा है, तो यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका स्पेसिफिक हीट 1 है, इसका आधा है, और ये ज़्यादा हीट खा रहा है, ये कम हीट खा रहा है। आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये डेटा नहीं दिया होता, सिर्फ वाटर और आइस बताया होता, तब आपको ये वाला दिमाग लगा के करना पड़ता। तो जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है उसका स्लोप कम। तो BC का स्पेसिफिक हीट जो BC है, स्पेसिफिक हीट ऑफ BC ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ OA, तो स्लोप इसका उल्टा हो जाएगा। तो जो स्लोप है, स्लोप BC का कम हो जाएगा और स्लोप ऑफ OA ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर ये B वाला हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ट्विस्ट वाला चीज़ क्या था, एक ये कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S है, जो ज़्यादा हीट खा रहा है उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा, और दूसरा ये वाटर 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर पे जा रहा है, और वाटर का स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा 1 होता है, और वो भी मैक्सिमम है। लेकिन इसका आइस -20 से 0 पे जा रही है तो हाफ होता है बस। इससे आपको स्पेसिफिक हीट डिसाइड करना था, और स्पेसिफिक हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्लोप के। बस यहीं पे होता है हमारा लेक्चर नंबर ख़त्म। तब तक के लिए ओके बाय।